अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में मेटालिक सॉलिड्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेटालिक सॉलिड्स के मुतालिक जो 3 थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड किस नेचर का होता है। उसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम मेटालिक सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स को डिस्कस करने से पहले ज़रा हम पीरियोडिक टेबल की जनरल ब्लॉक की सूरत में शक्ल बनाते हैं और देखते हैं मेटल एग्जिस्ट कहाँ पे करती हैं। देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ड्रा करते हैं तो ये जो पहला कॉलम होता है ये एक्चुअली एस ब्लॉक होता है, और जो इसके मिड में होता है वो ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है दे एक्चुअली रिप्रेजेंट पी ब्लॉक एंड दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट एफ ब्लॉक। अब बात यूं है कि इसमें जो एरिया में लाइन से शो कर रहा हूं ये सारा मेटल्स है। तो पीरियोडिक टेबल की जो मैक्सिमम पोर्शन है यानी कि 118 एलिमेंट्स में से 80 प्लस एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं। अब बात यूं है कि इतने ज़्यादा मेटल के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करना होगा कि उनमें बॉन्ड कौन सा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी क्यों हैं। ऐसी से मुराद है कि मेटल्स कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होती। मतलब ऑक्सीजन में से अगर आप करंट पास करना चाहें तो आप उसमें से करंट नहीं पास कर सकते। देयर इज सम रीज़न कि मेटल जो है वो कंडक्टर है और नॉन मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर नहीं है। वो रीज़न क्या है? उसके पीछे मेटेलिक बॉन्ड है। और मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज प्रोड्यूस की गई। असल में जो मेटल्स होती हैं ना उनका साइज लार्ज होता है, तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे एक्चुअली आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। बट समहाउ हम उसके जो मेटेलिक बॉन्ड है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो हम मेटेलिक सॉलिड्स की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम के तमाम मेटल्स सवाए मरकरी के सॉलिड स्टेट में है। मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। उसके अलावा जितनी भी मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ से एक बात तो साबित होती है कि मेटल्स में जो बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। वरना सॉलिड स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। इनका मेटल्स का ट्रांजिशन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रेंज होती है उसकी 500 प्लस डिग्री में। इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स उसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो बॉन्ड तो ज़रूरी होगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तभी इतनी ज़्यादा एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम ये एक टेबल में आपको दिखाता हूँ। हम इसमें देखते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारी डेली यूज़ की मेटल्स हैं मैं उनकी बात करूं, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ज़्यादा है जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। खैर समहाउ हम मेटेलिक सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स आर एक्चुअली दो सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल एटम्स। और मेटल एटम्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? एज यूजुअल मैंने जो अभी बताई है, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रुप 1, ग्रुप 2 ट्रांजिशन मेटल भरी पड़ी हैं। अगर मैं जिन एलिमेंट्स के नाम ले रहा हूँ और वो आपने अक्सर सुने हैं तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का अक्सर हिस्सा जो है वो मेटल से तो मिलके बना है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जो मैंने एरिया कवर करके दिखाया है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेटल्स। सिर्फ इस एरिया में नॉन मेटल एग्जिस्ट करती हैं, और जो ये वाला एरिया है जो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है ये मेटलॉइड्स का एरिया है। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती हैं। वो अंडर सर्टेन कंडीशन कंडक्शन करती हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। खैर समहाउ मेटेलिक सॉलिड्स में आप याद रखिएगा जो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, पुरानी और मॉडर्न दोनों मौजूद हैं। हमारी बुक में हमने जो डिस्कस करनी है दैट दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम वन बाय वन इन सारी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी पे। देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी in metal
लैटिस या क्रिस्टल, मेटल के एक पीस में या क्रिस्टल में ऑल मेटल एटम्स, तमाम के तमाम मेटल एटम्स, या अगर हम किसी स्पेसिफिक मेटल एटम की बात कर रहे हो वो या तमाम, लूजेस ऑल देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम लूज कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों? असल में ना वैलेंस शेल जो होता है ना मेटल एटम्स का, उनसे दूर होता है न्यूक्लियस से, साइज बड़ा होता है मेटल एटम्स का, वो उसे होल्ड नहीं कर पाते। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स की, लिहाजा आसानी से इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस शेल का निकल सकता है, जिसकी वजह से हम एक कहते हैं कि मेटालिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी कहती है, डेट इज एक्चुअली एन ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। समहाउ इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी कहती है कि जो मेटल्स के एटम जब आपस में एक क्रिस्टल बनाया होता है तो उसमें होता यूं है कि जो मेटल के एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, निकाल देते हैं, निकल जाते हैं। These electrons form pool और गैस। ये ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? पूल बनाएंगे। वो पूल और गैस जो बनती है वो होल्ड करके रखती है मेटल एटम्स को, जो कि अब कैटाइन की फॉर्म में है। कैटाइन क्यों बन गए हैं? उन्होंने जब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब सोडियम ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसे न्यूट्रल एटम नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे कैटाइन। सो जब सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन का पूल बना लेती है, वो इलेक्ट्रॉन का पूल जो होता है वो सोडियम कैटाइंस को या कोई भी मेटल के कैटाइंस को, जिसका भी आपने क्रिस्टल लिया है, उसके कैटाइंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है। दिस पूल होल्ड कैटाइंस इन मेटल। अब इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, ये मेटल का एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अगर एक मेटल के क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे तो डेफिनेटली बाकी सारे मेटल के एटम्स भी होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेंगे? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो ये सारे कैटाइंस हैं। नाउ दीज आर आल्सो कैटाइंस। अब बात यूं है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं, जो एरो से मैं शो कर रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? लूज कर दिए उन्होंने। लूज करने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की होल्ड से, उसकी फील्ड से, उसकी आप कह लें कि उसकी जो पकड़ है उससे निकल गए हैं। नाउ दे आर फ्री। अगर तो ये एक फॉर एग्जांपल सोडियम नहीं है, कोई और मेटल है जिसमें वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्यूमिनियम है, तो वो डेफिनेटली एक एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं लूज करेगी, उसमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। सो उसमें पूल ऑफ गैस, जो पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक पूल सा बना लेंगे। अब ये देखें, आप गौर करें तो कैटाइंस दरमियान में है और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है इलेक्ट्रॉन के पूल ने। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके सामने, जो मैंने ऊपर भी एरो से शो किया, अब मैं शो कर रहा हूँ, ये किसी एक कैटाइन से बिलोंग नहीं कर रहे। अब ये फ्री हैं, ये एक किस्म के एक एटम के साथ नहीं जुड़े हुए, ये पूरे क्रिस्टल में घूम फिर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है आसान लफ्जों में। तो ये क्या करते हैं? हर कैटाइन को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। एक बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं तो पीछे क्या बच गए? पीछे पॉजिटिव चार्जेस बच गए। क्या वो अट्रैक्शन करेंगे? नहीं, वो रिपल्शन करेंगे। तो उससे तो मेटालिक क्रिस्टल अपनी सॉलिड स्टेट में मेंटेन ही नहीं रहेगा। जिस तरह आयनिक कंपाउंड्स में हुआ था कि जब सेम चार्जेस की लेयर, सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आते थे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उनमें क्रैक आ जाता था। इसमें क्रैक नहीं आता। क्यों? इन पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो पूल है, गैस है,
वो इनके इर्द गिर्द मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइन से बनाऊं तो ये सारा इलेक्ट्रॉन गैस है, पूल है, जो इन कैट आयंस को मेटल के होल्ड करके रख रहा है अपनी जगह पे। तो ये कुछ ऐसी शक्ल होती है मेटल के क्रिस्टल की अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी, और ये इंट्रोड्यूस कराई थी लॉरेन ने इन 1923 में। इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर एसेंशियली फ्री। तो अगर वो फ्री हैं तो होगा यूं कि जब आप करंट अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर मैं एनोड लगा रहा हूं, एनोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, और यहां पे लगा रहा हूं कैथोड, कैथोड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब मैं करंट अप्लाई करूंगा तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम लूज कर दिए मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल के एटम्स ने, ये मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स एनोड। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री ना होते, मोबाइल ना होते, उनकी पूल या गैस ना बनी होती, तो दो काम नहीं होने थे। वो कंडक्टर नहीं होनी थी, जो मेटल की प्राइम प्रॉपर्टी है, वो उनके पॉजिटिव चार्जेस हेल्ड नहीं होने थे आपस में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनना था। अपेरेंटली इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेटालिक स्ट्रक्चर की तरफ, मेटालिक बॉन्ड की तरफ। और मेटालिक बॉन्ड है क्या? ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कैट आयंस की इस इलेक्ट्रॉन पूल या गैस के साथ। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्यों? चार्जेस के दरमियान है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, स्ट्रॉन्ग होगी, कोई वैंडर वाल फोर्सेस की तरह वीक नहीं होगी, लिहाजा इसको ब्रेक करने के लिए अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। ये कंडक्टर होते हैं। अगर इसी थ्योरी को मैं कंडक्शन की तरफ ले जाऊँ ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल के एटम लूज कर देते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स एनोड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये ना होती, थ्योरी ना होती, तो शायद हम कंडक्शन को भी उस तरह एक्सप्लेन ना कर पाते जैसा अब हम कर पा रहे हैं। दूसरी थ्योरी जो हमारे पास है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि लुइस पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने एक बात याद रखनी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेट्स दैट द बॉन्ड बिटवीन metal atoms are essentially covalent. Now this is something interesting कि मेटल के एटम आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट है, लेकिन that bond is not localized, फिक्स्ड नहीं है अपनी जगह पे। that bond is not लोकलाइज्ड, फिक्स्ड नहीं है अपनी जगह पे। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब समझते हैं। देखें, पोटाशियम सोडियम से जो नीचे वाला एलिमेंट है उसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो पोटाशियम के ये एटम्स हैं। अब इन एटम्स को मैं पोटाशियम के इस तरह लिख रहा हूँ, दैट वुड बी मोर सिग्निफिकेंट अगर मैं इस तरह लिख लूँ, ये मेटल के एटम्स हैं। अब पोटाशियम का जो बॉन्ड है कोवलेंट इस के साथ, वो फिक्स्ड नहीं है। वो जिस वक्त के लिए इस के से बनाता है, ये बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, ये डी लोकलाइज है, यानी कि अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है। ये उसी लम्हे इसके साथ भी बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है के का के साथ, ये इधर भी आ सकता है, ये वाला के का बॉन्ड इधर भी जा सकता है, ये वाला के का बॉन्ड इधर भी जा सकता है। देखिए, अगर हर बॉन्ड फिक्स्ड होता तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है, लेकिन एक के एट अ टाइम अगर अपने सामने वाले के से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो उसी टाइम उसके बाद, उसके फौरन बाद वो नीचे वाले से भी बना सकता है। लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशंस में क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है, बॉन्ड खड़ा रहता है अपनी जगह पे। अगर ये एटम है और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है तो होगा यूं कि ये बॉन्ड अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। लेकिन मेटल एटम्स में ये बॉन्ड लोकलाइज नहीं होता। इट मीन्स ये बॉन्ड मूव करता रहता है। जिस तरह बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड जो होते हैं, वो जो 3 बॉन्ड होते हैं, वो तेजी से मूव करने की वजह से क्लाउड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। समहाउ ये जो बॉन्ड है बिटवीन मेटल एटम, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है नेचर में, ये लोकलाइज नहीं होता है, डी लोकलाइज होता है। ये इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है। तो अपेरेंटली इसकी शक्ल जो है वो डी लोकलाइज होगी और ये पूरे मेटल के क्रिस्टल में एक्सटेंड कर जाएगा यही बिहेवियर।
यानी कि पूरे मेटल के क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं दे आर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड, और वो कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा होगा वो जो भी बना रहे हैं मेटल के एटम वो डीलोकलाइज होगा। सो हम इसको यूं लिखेंगे कि द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेट्स दैट द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एटम इज कोवलेंट बट दैट कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट लोकलाइज्ड, इट इज डीलोकलाइज्ड। फिक्स नहीं है, लोकल नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। अब डीलोकलाइज बॉन्ड बनेगा तो वो सिर्फ 2-4 एटम्स के दरमियान नहीं बनेगा, वो पूरे मेटल के क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके दरमियान डीलोकलाइज होगा। नाउ दिस इज समथिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज अ रिसेंट एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने मेटल के जो बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली बात यूं है कि मेटल के एटम्स में ना हर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप नहीं कर सकता। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर लोकलाइज्ड, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। लेकिन जो पार्शली फिल्ड हैं या वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स they overlap and form delocalized orbitals, जिसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हो। यानी कि ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जो के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट बनाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं पूरे क्रिस्टल के अंदर। सिर्फ ये 2 एटम्स के दरमियान ताल्लुक की नहीं बात हो रही, पूरे क्रिस्टल के अंदर जो मेटल के एटम्स होते हैं वो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं उनके ऑर्बिटल्स। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट हेल्प यू टू एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन क्या, वो ऑर्बिटल्स की बात करता है। ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स जो मे बी पार्शली फिल्ड हों उनके ओवरलैप करने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो डीलोकलाइज होता है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से ना बहुत सारी स्टेट्स क्रिएट होती हैं, उन स्टेट्स को हम बैंड्स कहते हैं, बैंड्स ऑफ एनर्जी कह लें आप उसे, जिसकी वजह से हम उसे बैंड थ्योरी भी कहते हैं, इस एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी को जो एक्सप्लेन करती है मेटल का बिहेवियर। अब बैंड थ्योरी क्या कहती है, बैंड थ्योरी कहती है कि अगर तो बैंड्स के दरमियान एनर्जी का गैप ज़्यादा है तो वो नॉन मेटल है। मसलन ये है आपका कंडक्शन बैंड, और मेटल की बात कर रहा हूँ, ये है आपका वैलेंस बैंड जो ओवरलैप हुआ है, सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये ना एक दूसरे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मेटल्स के अंदर ना एक दूसरे के ऊपर होते हैं ओवरलैप किए हुए। इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर जंप करता है और कंडक्शन कर सकता है। मेटलॉइड्स में जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है इसमें गैप होता है, ज़्यादा नहीं बट होता है, जिसकी वजह से उसके लिए आसान नहीं है। मेटल्स में तो आसान है, ओवरलैप है, आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्टिविटी करते हैं। मेटलॉइड्स में ऐसा नहीं होता, ये गैप होता है। नॉन मेटल्स की तो आप बात ही ना करें ना, नॉन मेटल्स में जो कंडक्शन बैंड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक और जो वैलेंस बैंड होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप ही नहीं कर सकता, लिहाजा कंडक्शन नहीं कर सकता। तो अपेरेंटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है मेटेलिक बॉन्ड की। हाँ, ये ज़रूर बता रही है कि आपका मेटल जो है वो कंडक्टिव है ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट बॉन्ड। ये 3 थ्योरीज मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ये ओल्ड थ्योरी है, ये लेटेस्ट या रीसेंट एक्सप्लेनेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बनते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बनते हैं।
उन स्टेट्स में वो खास फर्क अगर होगा तो वो डेफिनेटली जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो हाई एनर्जी में होगा, जो बॉन्डिंग होगा वो लो एनर्जी में होगा। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो कंसर्न है मेटल्स तक है, लिहाजा मैं उसी की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी के मुताबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं मेटल के एटम में से और वो पूल बना लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, गैस बना लेते हैं, और वो गैस इन कैटाइंस को होल्ड करके रखती है। और इन इलेक्ट्रॉन पूल और कैटाइंस के दरमियान जो इंटरएक्शन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी बाय लोरेन। अच्छा, ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी है कंडक्टिविटी की कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। इनको अगर मैं टर्मिनल एनोड और कैथोड रखूं, इसमें मेटल के क्रिस्टल के साथ जोड़ दूं टर्मिनल और बैटरी लगा दूं और मैं करंट ऑन करूं, तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स एनोड, यानी कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज समथिंग डिफरेंट थ्योरी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी। ये कहती है कि जो बॉन्ड है ना वो कोवलेंट है लेकिन लोकलाइज नहीं है। क्या है? डीलोकलाइज, अपनी जगह पे मेंटेन नहीं रहता। ये अगर एक एटम अपने सामने वाले से बना रहा है तो अगले ही लम्हे नीचे वाले से बना लेगा, अगले ही लम्हे इधर से ऊपर नीचे, ये पूरे क्रिस्टल में एक्सटेंड हुआ होगा बॉन्ड। कभी वही बॉन्ड कभी कहीं बन रहा होगा, कभी कहीं बन रहा होगा, कभी कहीं। सोडियम भी ले सकते हैं, पोटाशियम, एक एक बॉन्ड बनाते हैं, लिहाजा मैंने सिंगल बॉन्ड के तौर पे शो किया। अगर यहाँ कॉपर लेंगे या कोई और लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज़्यादा होंगे। खैर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन। ये कहती है कि बैंड्स बन जाते हैं, बैंड थ्योरी भी कहलाती है। और जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है मेटल्स के अंदर। वैलेंस बैंड जो होता है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा फासला रखता है मेटलॉइड्स के अंदर। नॉन मेटल्स में तो फासला ही बहुत होता है। याद रखिएगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ये एक्सटेंड हुआ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे क्रिस्टल में। पूरे क्रिस्टल को आप यूं समझ लें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें फैला होता है और डीलोकलाइज होता है। और क्लोजली स्पेस स्टेट्स जो बनती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से, उनको हम बैंड्स कहते हैं। अगर वो बैंड थ्योरी इसी वजह से तो नाम है। अगर उन बैंड्स में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेटेलिक करैक्टर चेंज हो जाएगा, कम होगा तो मेटेलिक करैक्टर कुछ और होगा। स्टूडेंट्स, 3 थ्योरीज, तीनों अलग शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पूल गैस थ्योरी इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है। जो मेटल की कंडक्टिविटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल कंडक्टिविटी हो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और मेटल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन 3 थ्योरीज को समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।